नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, हर बार मौसम को दोष देना सही नहीं है, हर बार प्रकृति को दोष देना सही नहीं है। हमारी भी कुछ गलतियां होती हैं जिसके कारण हम फसल पर अच्छे से उत्पादन नहीं ले पाते हैं। मैं आज आपको बोलता हूं कि आपको अब टमाटर नहीं लगाना चाहिए इस साल। अब क्यों नहीं लगाना चाहिए, इस वीडियो पर हम यह समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह है आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है, यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे भारत पर जो फार्मिंग की जाती है और पूरे वर्ल्ड में जो फार्मिंग की जाती है वो 5 प्रकार से की जाती है। पहली होती है हमारी मोनोक्रॉपिंग, मोनोकल्चर जैसे बोला जाता है। तो मोनोक्रॉपिंग का मतलब होता है कि आप एक खेत पर एक ही फसल को लगाते हैं, ठीक है, दूसरी फसल उस पर नहीं लगाते। मान लीजिए आपके पास 10 एकड़ जमीन है तो आप 10 एकड़ जमीन पर मोनोक्रॉपिंग करते हैं, यानी कि एक ही फसल को लगाते हैं। आपने टमाटर लगाया तो सिर्फ टमाटर लगाया, बैगन लगाया तो सिर्फ बैगन लगाया, मक्का लगाया तो सिर्फ मक्का लगाया। दूसरी होती है हमारी मल्टीपल फार्मिंग, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है कि आप जो है एक जमीन पर एक से ज्यादा फसल को लगाते हैं। आपने कुछ टमाटर लगा लिया, कुछ बैगन लगा लिया, कुछ लौकी लगा ली, कुछ में मक्का लगा लिया। यह हो गई आपकी कौन सी, मल्टी क्रॉपिंग। एक से ज्यादा फसल को लगाना मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाती है हमारी, ठीक है। तीसरा होता है हमारा मल्टी लेयर फार्मिंग, जो कि आज के ज़माने में चल रही है कि आप नीचे कुछ और लगा रहे हैं। मान लीजिए अदरक लगा रहे हैं और उसके ऊपर जो ज़मीन बचती है उस पर करेला लगा रहे हैं। आपने सुना होगा मल्टी लेयर फार्मिंग, एक साथ 4 फसलों को लेना। छोटी फसलों को पहले लगाया जाता है, उससे फिर थोड़ी हाइट वाली फसलों को लगाया जाता है, फिर ऊपर एक हाइट वाली फसल को लगाया जाता है, ऊपर मचान बनाकर फिर दूसरी फसल को लगाया जाता है। इस तरीके की फार्मिंग को क्या कहते हैं, मल्टी लेयर फार्मिंग होती है। चौथी फार्मिंग होती है हमारी इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब होता है कि हमें जो जरूरत है अपने जीवन यापन के लिए, हम सभी को मिश्रित करते हैं उस पर। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब ये होता है कि आपने कुछ पशुओं के लिए चारा भी लगा लिया, आपके पास जानवर हैं तो आपने उनके लिए चारा भी लगा लिए, कुछ आपने सब्जियां लगा ली, कुछ आपने अनाज वर्गीय फसल ले ली, कुछ आपने मछली पालन के लिए पॉन्ड बना लिया, तालाब बना लिया और उसमें मछली पालन कर ली, कुछ मुर्गी पालन कर ली। तो इस तरीके से आप व्यवस्थित तरीके से अगर कोई क्रॉपिंग करते हैं, कोई फसल ऐसी लगाते हैं और कुछ ऐसे कार्य अपने जमीन पर करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जो कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। लेकिन कुछ लोग करते हैं इसे, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते। आज के समय पर तो पशुओं को रखना लोग पसंद नहीं करते हैं। हालांकि उसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें जैविक खाद की आवश्यकता पड़ती है, गोबर खाद की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर हम ढूंढते रहते हैं। दूध पीना सबको अच्छा लगता है, लेकिन गाय पालना किसी को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अंडे सबको चाहिए, लेकिन मुर्गी पालन कोई नहीं करता। मछली सबको खाना है, मगर तालाब कोई नहीं बनाना चाहता अपने यहाँ। आपको सब्जियां चाहिए, लेकिन आप वो सब्जियां लगाते हैं जो आपको ज़्यादा पैसे देती हैं, और फिर बाकी जो सब्जी बचती हैं आपकी, मान लीजिए आपने टमाटर लगाया तो टमाटर लगा दिया और फिर बैगन के लिए बाजार जा रहे हैं। जबकि आप चाहें तो थोड़ी सी ज़मीन पर वहीं पर बैगन लगा लें, वहीं पर टमाटर लगा लें, वहीं पर लौकी की लगा लें, ठीक है, आलू लगा लें। यानी सीधे सा मतलब यह है कि आपको जो ज़रूरतें हैं आप अपने फार्म से पूरा कर लें, तो उसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहते हैं। लेकिन आजकल ऐसा कोई करता नहीं है। ये सब ज्ञान वाली बात है जो कोई सुनना चाहता नहीं है, ठीक है। क्या है, सब आजकल रेडीमेड होता है। आप वही काम करते हैं जिससे आपको फ़ायदा होता है, आप वो काम नहीं करते जिससे आपको एक्चुअल फ़ायदा होता है। एक्चुअल फ़ायदे का मतलब क्या है, एक तो पैसा कमाना होता है, लेकिन दूसरी बात ये होती है कि आप उस पैसे का उपयोग कैसे करते हैं और उस पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है आपका। और सबसे आखिरी जो फार्मिंग है वो है हमारी क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या हुआ, क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि आपने एक प्रकार की फसल लगाई है पहले एक सीजन पर, रबी पर लगाई है कुछ और फसल, तो फिर खरीफ पर जो है दूसरी क्रॉप लगाएंगे आप, ठीक है। जैसे अधिकतर बोला जाता है कि भैया जहां पर आप धान लगा रहे हैं वहां पर अगली फसल जो है आप काई की लें, चना की लें, ठीक है, गेहूं की ना लें। उससे क्या होता है, फसल चक्र प्रभावित होता है। क्या होता है कि गेहूं और धान एक ही जाति के कहलाती हैं, वह एक ही प्रकार के पोषक तो ज़्यादा लेते हैं, नाइट्रोजन उस पर ज़्यादा खर्च होता है हमारी फसल पर। लेकिन वहीं पर अगर हम धान लेते हैं अभी, और धान के बाद जब चना लेते हैं, तो चने को क्या नाइट्रोजन नहीं लगता, बल्कि उसमें नाइट्रोजन ग्रंथियाँ होती हैं, उसकी पत्तियाँ सूख कर वहीं गिरती हैं, तो वहाँ पर नाइट्रोजन अगली फसल के लिए और मिल जाता है। तो ये एक फायदे हैं क्रॉप रोटेशन के। क्रॉप रोटेशन को हम आज आगे बढ़ाएंगे। क्रॉप रोटेशन से बढ़कर भी एक चीज होती है, आज के समय के लिए वो बहुत ही आवश्यक है, खासकर सब्जी वर्गीय किसानों के लिए। यह तो अनाज वर्गीय के लिए है कि आप भैया धान लगाओ, धान के बाद फिर आप चना लगा लो, लेकिन सब्जी वाले क्या करें। जैसे खासकर हमारे यहाँ, हमारे एरिया पर, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो अधिकतर हमारे यहाँ क्या होता है कि आपका जून और जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में टमाटर की टीपी आपने कर दी,
ठीक है, आपने टमाटर की रोपाई कर दी और वो जो फसल है हम कब तक चलाते हैं, हम जनवरी फरवरी मार्च तक चलाते हैं, यानी एक साल पर एक ही फसल हम लगाते हैं। ठीक है, दो बार इसमें नहीं लगाते कि रबी में कुछ और लगाया और खरीफ में कुछ और लगा लिया, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है, खासकर मिर्च, टमाटर और बैगन के लिए और शिमला मिर्च के लिए भी। हाँ, फसल खराब हो जाए और खराब होने के बाद दूसरी कोई फसल हम लगाएं वो एक अलग बात है, लेकिन अधिकतर ये हमारे यहाँ होता है और अधिकतर जगहों पर ये होता है क्योंकि इन पर लागत ज़्यादा होती है, ज़मीन की तैयारी करने में बहुत पैसा लगता है इस पर। तो हम क्या काम करते हैं कि एक ही बार ज़मीन को तैयार करते हैं, एक ही बार मल्चिंग करते हैं, एक ही बार ड्रिप लाइन बिछाते हैं और एक ही बार फसल को लगाते हैं और पूरे साल उसी को चलाते हैं और पूरे साल चलाने के बाद उसको निकाल कर और फिर से हम जो है नेक्स्ट ईयर दूसरी बरसात पर फिर हम दूसरी फसल को लगाते हैं। तो ये एक हमारे यहाँ पद्धति अभी के समय पर चल रही है और यही है खतरे की घंटी। यहीं से शुरुआत होती है हमारे नुकसान की, यहीं से शुरुआत होती है हमारी फसल की अनुपजाऊपन की, कि आपने एक ही फसल पर टमाटर लगाया आज, अगले साल फिर आपको टमाटर का चस्का घटा ही नहीं, या बैगन का कहें या मिर्च का कहें, आपको जो भी फसल पसंद हो। ठीक है, हमारे यहाँ अधिकतर ये हो रहा है कि जो मिर्च वाला है वो मिर्ची लगा रहा है, टमाटर वाला टमाटर ही लगा रहा है। तो होता ये है दोस्तों कि आज आपने टमाटर की फसल लगाई, उसको 9 महीने तक चलाया और 3 महीने ज़मीन खाली छोड़ी और उसके बाद फिर उसी ज़मीन पर टमाटर आपने लगा दिया। अब बताइए आप कि ज़मीन की कुछ कैपेसिटी है, कुछ उसकी क्षमता है, वह कितने साल तक फसल को झेलेगी, कितने साल फसल को झेलेगी। हमारा मोह भंग तो हो नहीं रहा है टमाटर से, या हमारा मोह भंग नहीं हो रहा है शिमला मिर्च से या फिर बैगन से, तो वो ज़मीन को कुछ बदलाव चाहिए। वो कैसे पूरा होगा, कैसे बदलाव आएगा? आप तो कुछ बदलने को तैयार नहीं हैं। आपने तो ये जान लिया कि यार हमको तो टमाटर अच्छे से करके आता है और टमाटर के फायदे होते हैं, टमाटर में रेट अच्छे मिलते हैं, लोग करोड़पति बन जाते हैं एक साल में। तो आपको तो टमाटर छोड़ना नहीं है, आपको तो फिर टमाटर लगाना उसी पर, या शिमला मिर्च आपको छोड़ना नहीं है। तो जो आपके फंगस हैं, जो आपके कीटक हैं, वो वहीं के वहीं जो है सर्वाइव करते रह रहे हैं और वो उनका भी फसल चक्र चल रहा है। आपका फसल चक्र चल रहा है तो आपको तो नुकसान हो ही रहा है, साथ में वो क्या काम करे, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो का तो जनसंख्या बढ़ रही है। आज आप देखें जिस जमीन पर आप बैगन लगाते हैं, दूसरे साल उसी जमीन पर बैगन लगा दें आप, तो आप इधर टीपी करेंगे और आपके तना छेदक उसमें तैयार। समझ रहे आप? शिमला मिर्च की हालत यही है कि आपने इधर शिमला मिर्च लगाई और फूल आने के पहली तरफ तैयार। तो ये हो रहा है, ये हो रहा है और किसानों को अब जो है सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि अधिकतर हम करें तो क्या करें। एक तो आपको 2 से 3 सालों के बाद जिस ज़मीन पर आप सब्जी ले रहे हो तो उसे आपको अनाज वर्ग में 1 साल के लिए कम से कम छोड़ना चाहिए। जैसे इस वर्ष हम जो है लगभग 3 से 4 एकड़ ज़मीन हमारी क्या काम कर रहे हैं कि जो 3-4 सालों से हम जहाँ पर सब्जी ले रहे थे, हम उस ज़मीन को खाली छोड़ रहे हैं। खाली तो नहीं छोड़ रहे हैं, उस पर हम क्या मक्का लगा रहे हैं आज। ठीक है, मक्का लगाएंगे और मक्का के बाद फिर गेहूं या चना जो भी हमको लगाना होगा फिर उसके बाद हम लगाएंगे। यानी कुल मिला के हम ज़मीन को सब्जी वर्ग की खेती से हम थोड़ा सा आराम दे रहे हैं। बाकी जो 4-5 एकड़ ज़मीन है वहाँ पर हम सब्जी की खेती कर रहे हैं। कुछ नई ज़मीन है हमारे पास में तो वहाँ पर भी हम सब्जी की खेती करेंगे। लेकिन हम इस बार भले ही थोड़ा हमें ऐसा लगता होगा कि हम थोड़ा सा घाटा होगा, यार हमारी जो 8-10 एकड़ का प्लाट था फार्म सब्जी का था वो हमारा आधा हो जाएगा, उससे कुछ नुकसान हमें होंगे, लेकिन वो नुकसान जो है हमें बाद में जो है फ़ायदे देंगे। क्या हो रहा है कि हम 6-7 सालों से 5-6 सालों से हम उसी ज़मीन पर जो है सब्जी की खेती करते चले आ रहे हैं और ना हमारी फंगस मर रहे हैं, ना हमारे कीटक मर रहे हैं और ना ही हमें फ़ायदा हो रहा है। हम कितने ही बेसल डोज डाल लें, हम कितने ही वाटर सॉल्युबल खाद डाल लें, हमारा जो उत्पादन है वो उतना नहीं आ रहा है जो हमने पहले दूसरे साल पर लिया था। हमें दवाओं के रिजल्ट उतने नहीं मिल पा रहे हैं जो हम पहले ले पाते थे। हमें पहले इतना नॉलेज ही नहीं था कि दवा कौन सी डालते हैं। तब हमने शुरुआत की थी सब्जी की खेती की, धीरे धीरे हमने सीखा। आपके जैसा ही मैं एक साधारण सिंपल किसान हूँ, मैंने धीरे धीरे सीखा चीज़ों को, इंसेक्टिसाइड को समझा, फंगीसाइड को समझा, तो मैं आज खेती कर पा रहा हूँ और आपको भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता पा रहा हूँ जो भी मेरे पास नॉलेज है। तो उस समय पर मेरे पास नॉलेज नहीं था और मैं फसल में अच्छा उत्पादन ले पा रहा था, कीटों को नियंत्रित भी कर पा रहा था, फंगस को भी कंट्रोल कर पा रहा था, जबकि मेरे पास दवाओं की ना लिस्ट थी और दवाओं को ना नॉलेज था। इसके बाद भी वो काम मैं कर पा रहा था, अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। 1 से 2 एकड़ पर शुरुआत की थी मैंने और मैं अच्छा पैसा कमा रहा था, तब मैं आगे जाकर इस फील्ड पर आगे बढ़ा। लेकिन अभी के समय पर अगर मैं देखूं तो 10 एकड़ पर मैं सब्जी की खेती कर रहा हूं, लेकिन उस एवरेज से, उस औसत के हिसाब से मुझे वो प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है
और मेरे खर्चे जो हैं वो जस्ट डबल हो चुके हैं। तो मुझे लगता तो है कि यार जहां मैं 5 लाख रुपए निकाल रहा था तो वहां मैं 10 लाख रुपए निकाल रहा हूं, लेकिन मेरे अगर खर्चे काट लें तो उस पर जो है उस हिसाब से, यानी कि जो 1 एकड़ पर मैं पहले कमा रहा था, मान लीजिए 2 लाख रुपए एकड़ कमा रहा था मैं 1 एकड़ पर, आज मैं 10 के 20 लाख रुपए नहीं हो रहे हैं, आज मैं 10 लाख कमा रहा हूं मान लो। कुल मिला के बात यह है कि जो पहले परसेंटेज था कमाई का, वह परसेंटेज अब घट चुका है। उसका कारण एक ही है कि हम एक ही फसल को, ये सब्जी वर्ग की हम बात करते हैं, टमाटर केले की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम दूसरी सब्जियों की बात कर रहे हैं। तो हम क्या काम कर रहे हैं, सब्जी वर्ग की खेती रेगुलर चले जा रहे हैं। तो भैया थोड़ा सा रहम करो जमीन पर और अपने आप पर भी रहम करो, ठीक है, अपने आप पर भी रहम करो। और एक आध साल जो है उस पर ऐसा आप बना लोगे, जैसे मान लीजिए आपको 10 एकड़ फार्म है तो 10 एकड़ पर इस साल 2 एकड़ छोड़ दिया हमने, उस पर अनाज लगा लिया, दूसरे साल फिर उस पर सब्जी लगा लो, फिर दूसरी जमीन फिर 2 एकड़ छोड़ दो आप। तो इस तरीके से फसल चक्र से हटकर एक हमारे लिए सब्जी वाली खेती के लिए दूसरा फसल चक्र की अपनाने की आवश्यकता है। अगर आप इस विचार से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट पर लिखें कि हाँ आप सही बात बोल रहे हैं, या आपका कोई और सुझाव हो, कोई सलाह हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स पर लिखें जरूर। दोस्तों हम इस चैनल पर आपको समय समय पर सचेत करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि सब्जी वर्गीय खेती पर आपको क्या करने होते हैं, क्या नहीं करने होते हैं। यही कॉन्सेप्ट जो है अनाज वर्गीय खेती पर भी लागू होता है। लोग क्या होता है, पहले सोयाबीन के पीछे लगे हुए थे, सोयाबीन तो सोयाबीन ही सोयाबीन, फिर इसके बाद मक्का आया हमारे यहाँ, अब मक्का ही मक्का। अब क्या हो रहा है, इस साल की धान की जमीन तोड़कर भी और मक्का लगाया जा रहा है बेड बनाकर। ठीक है, आपको पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि मक्के की जमीन पर मक्के ही लगाना है आपको और धान की जमीन पर धान ही लगाना पड़ेगा आपको। दोस्तों पैसा कमाना एक अलग बात है, लेकिन पैसों को बचाना और खर्चों को कम करना एक अलग बात है। आज के समय पर पैसा कमाना उतना कठिन नहीं है, लेकिन पैसे बचाना उससे ज़्यादा कठिन है। अगर हमारी ये बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको टमाटर की खेती के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए कि आपको कब लगाना चाहिए, आप इस वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।